वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे रैंक ऑफ मैट्रिक्स और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके भी नया चैप्टर आपके पास आएगा, उस चैप्टर का नाम है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस चैप्टर की भी इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हो, क्लास 12th में आप लोगों ने इसके बारे में सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा है और वहाँ पर दो मेथड पढ़े हैं उन इक्वेशनों को सॉल्व करने के। वो मेथड कौन कौन से हैं? वो जो मेथड है यहाँ पर, वहाँ पर जो मेथड थे वहाँ वो मेथड उनका नाम था क्रैमर रूल और दूसरा मैट्रिक्स मेथड। उसको आपको यहाँ पर भी पढ़ना है, लेकिन मैं उसको आपको स्किप करके चलूँगा। अभी मैं आपको कुछ और पढ़ाऊँगा। तो पहले जो आपको यहाँ पढ़ना है वो यहाँ पढ़ना है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी कोई इक्वेशन दी जाएगी तो उससे आपसे कहेगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालो, या आपसे कुछ कहेगा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के बाद आपसे कहेगा ये सोल्यूशन कैसा है बाय यूजिंग रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब जैसे आपने जो 12th में था, जब 12th में पढ़ा था तो वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन क्या होते हैं, है ना। कंसिस्टेंट क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं। अब इसको हिंदी में ना बता पाएंगे, ये चीज़ याद नहीं रखेंगे। आपको अगर हिंदी में बताएंगे तो भी याद कर लोगे, आप लोग हिंदी में वही समझ लोगे दिमाग में। से हिंदी में संगर और संगर बोलते हैं, लेकिन वो छोड़ देना। सिंपल एक फैक्ट ध्यान रखना, जब आप लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए मेन बात यहाँ पर है कि जब वो आप लोग हाई स्कूल में जब वो आप लोग पढ़ते थे तो एक चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। तो वहाँ पर एक कुछ कंडीशन होती थी, इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन d2, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड इज दैट इज यूनिक सोल्यूशन। मतलब ये यूनिक सोल्यूशन होता है, मतलब एक मान लगता है। वैसे यहाँ पर पढ़ना है, वैसे हम लोग यहाँ पर भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा अलग वे पर पढ़ेंगे और थोड़ा सा अपने लेवल में पढ़ेंगे। जैसे रैंक निकालते तो उसी लेवल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है, तो इक्वेशंस यहाँ पर दो टाइप की, ठीक। इक्वेशन यहाँ पर क्या है, दो टाइप की। तो इक्वेशंस कौन कौन सी हैं जो यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हो लीनियर इक्वेशन, वो इक्वेशन यहाँ पे आपको दो टाइप की लीनियर इक्वेशन को पढ़ना है। लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स, there are two types takes place। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। और अगली आपको यहाँ बनने वाली होगी, सेकेंड नंबर आ जाएगी बेटा, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। एक बात आपको बता दूं, आप चाहो तो स्टार्टिंग बिल्कुल स्टार्ट में से कर सकते हो। आगे कैसे? आपने क्या कहा सर, डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन बताना शुरू करना है, लेकिन ध्यान रखना ये आप बेसिक क्लास पढ़ लो। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप ऐसे ना करें। मैं चाहूँ तो आपको क्लास 12 की तरह सीधे स्टार्ट करूँ मैट्रिक्स मेथड बोल दूँ, मैं सीधे क्वेश्चन बताऊँ। लेकिन जब तक आपने बेसिक अच्छे नहीं करोगे, आपको पता है कंपटीशन में क्या, जहाँ पर भी 11th-12th आता है, फॉर एग्जांपल एनडीए एयरफोर्स 11th-12th आता है, उसी क्लास में पीटी टीटी में 11th-12th आता है। कोई भी एनडीए कोई भी ले लो, केवीएस का ले लो, एनडीएस का ले लो, कोई भी टीटी पीटी में 11th-12th आता हो, उसमें क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आर्टिकल्स पूछे आते हैं कि होमोजीनियस। अगर आपसे बेटा होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है तो आप अटक जाओगे, होमोजीनियस क्या होती है। वो तो डिफरेंशियल इक्वेशन में उन्होंने पढ़ा था, इसकी डिग्री सेम होती है। अब हमने तो ऐसे नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने आपको बताया है बच्चों को, हमेशा प्रीवियस क्लास में बताया है, मेरे इस क्लास में इस यूट्यूब चैनल में आपको सब 11th-12th की भी वीडियो मिलेगी और ये भी मिलेगी। अब इसमें क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है। सिंपल में अगर बता दो तो होमोजीनियस इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जो इक्वल टू 0। लेकिन अगर मैट्रिक्स फॉर्म में बताऊं तो मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे बताऊं तो जिसका a डॉट x बराबर क्या आता है, 0 आता है। ये बात आपको समझ में आई? जिसे आपने कहा होता एक होती है a डॉट x बराबर b, याद आया? ऐसे होता है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल समझाएगा आपको। मान लो कोई आपका इक्वेशन दी गई a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर मान लो 7 दिया गया, 7 दिया, ठीक है। अगली इक्वेशन देखो, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 8 लिखा मान लीजिए, ठीक है। a3x b3y प्लस c3z इक्वल टू यहाँ क्या 1 हो जाए मान लीजिए। अब अगर आप इसकी मैट्रिक्स निकालो, जैसे आप लोग निकालते थे, इसकी मैट्रिक्स क्या होगी बताइए। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को अगर ऐसे निकाले तो ऐसे इसकी मैट्रिक्स बनेगी, a1 a2 a3 b1 b2 b3, डन हो गया।
ये क्या है C1 C2 C3 और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x, y, z ऐसे x y z फॉर्म और इक्वल टू ये क्या होता है बेस b होता है, सबको मालूम है जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती है b होती है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 7 8 1 और ओवरऑल इसे हम लोग कुछ लेट कर लेते थे कि इस पूरी मैट्रिक्स को कैपिटल ए लेट कर लिया तो इसका मल्टीप्लाई है यहाँ पर, इसको कैपिटल एक्स मान लिया। एक्स का मतलब कॉलम कंपोनेंट, कॉलम वेक्टर्स होते हैं सारे, कॉलम में रखे गए सारे। ये जो वेक्टर कैपिटल एक्स है वो इसको इंडिकेट कर रहा है एक्स वाई जेड के एलिमेंट पे जो कैसे ऑक्युपाइड है या कैसे वो लिखे रखे हुए हैं, कैसे एक्स वाई जेड में कॉलम फॉर्म है बराबर। ये क्या होता है बेस का मतलब, बी का मतलब वैल्यू का, ये वैल्यू लिखा है शो करता है। तो ये देखिए कभी भी ए एक्स बराबर बी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन जो इसमें मान लिया आपके पास बी की वैल्यू आती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास बी की वैल्यू आती है उनको हम लोग बोलते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। और जिसमें बी की वैल्यू नहीं आती है, एक भी वैल्यू नहीं आएगी, उससे हम लोग क्या कहेंगे होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे। मतलब कोई भी इक्वेशन हो जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 7z इक्वल टू 0, ऐसी बराबर 0 आई इक्वेशन, तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे। अच्छा, इसके पहले क्लास में क्या आपको ये बात मालूम थी क्या होमोजीनियस क्या होती है? शायद पता, शायद ना पता, जिनके लिए नहीं था उनके लिए अच्छा होगा। अच्छा, लेकिन एग्जाम्पल आपसे पूछे क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है बताना, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 8, x प्लस वाई प्लस 8z इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस प्लस का 2z बराबर 1। बताइए कैसी इक्वेशन है ये? कैसी इक्वेशन है? नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? मतलब आपके पास एक चीज, ये चीज गड़बड़ हो गई आपके पास, जो हमने बताया कि सर नॉन होमोजीनियस जो इक्वेशन होती है वो ऑलवेज ax प्लस b के फॉर्म में रहती है, मतलब b की वैल्यू हमेशा होगी। अगर थोड़ा ध्यान दो दीजिए, अगर b1 माने b2 माने, अगर इस वैल्यू को मान चले तो यहाँ पर तो एक 0 है, ऐसा नहीं। मतलब जो यहाँ पर बेस आता है पास ये वाली वैल्यू आती है, अगर इसमें कोई 0 भी हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट कम से कम 1, एटलीस्ट 1 वैल्यू होनी चाहिए, वो नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर मान लीजिए दोनों 0 हो जाते और ये एक वैल्यू रखता तो भी इक्वेशन कैसे होती है? नॉन होमोजेनियस इक्वेशन रहती है। ठीक, ये आपका छोटा सा आर्टिकल है, यही चीज़ आपको पढ़नी है। अब इसी के बारे में पढ़ना है आपको। तो ये मैंने बताया कि लीनियर इक्वेशन यहाँ पे 2 टाइप की। कौन कौन सी लीनियर इक्वेशन पढ़ी आप लोगों ने? एक होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, दूसरी कौन सी पढ़ी? नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। कैसे पहचाना आप लोगों ने? होमोजेनियस क्या होती है? जो इक्वेशन के बराबर 0 नहीं होती उसको नॉन होमोजेनियस, और जो होती है वो, ध्यान रखिएगा ये लिखा हुआ है यहाँ पर लिख देना, वेयर बी नॉट इक्वल टू 0 एटलीस्ट 1, एटलीस्ट बोल देना है आपको, बी आई बोल देना बजाय, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम एक, एटलीस्ट 1 बी आई नॉट इक्वल टू 0, कम से कम एक बी आई नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर जो बी आई होगा पूरा पूरा क्या होगा? 0 रहेगा। यहाँ पर सारी वैल्यू 0 रहेगी, यहाँ पर एक वैल्यू कम हो सकती है। ठीक, ध्यान रखना, थोड़ा सा नए लेवल का दिखाऊंगा अच्छे से। अब इसके बाद आता है सर सोल्यूशन का इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन तो आ गई सर, पढ़ लिया लीनियर इक्वेशन ये होती है। अब इनको पढ़ना है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़ना है हम लोग को? चैप्टर का नाम है। अब हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो वो देखते हैं क्या है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इसी में चीज़ें आते हैं, एक बढ़ के पढ़ेंगे, और अब हमें पढ़ना है इन इक्वेशनों को सॉल्व करना है। अब इन इक्वेशनों को सॉल्व करने के लिए हम होमोजीनियस अलग पढ़ेंगे और नॉन होमोजीनियस अलग पढ़ेंगे। हम अब पहली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नॉन होमोजीनियस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे पहले हम लोग? तो पहले हम लोग जो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, कैसे पढ़ेंगे? तो सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब बात आती है सर ये, जैसे मैंने आपसे कहा सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आपने लिखा हुआ, लेकिन आपने अब ये समझ में आ गया है कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती क्या है। ये बात तो समझ में आ गई होगी क्या है जिसमें इक्वेशन बराबर होगी, 3 होगी 4 होगी 5, कुछ ना कुछ तो होने वाली है, लेकिन 0 नहीं होगी। अब सॉल्व करते हैं, इसकी 2 वैल्यूज निकलती हैं। जब सॉल्व करते हैं तो इनकी 2 वैल्यू निकलती हैं। नंबर 1, ठीक है, इनके 2 टाइप्स निकलते हैं। पहली होती है कंसिस्टेंट, दूसरी होती है इनकंसिस्टेंट। पहली होती है कंसिस्टेंट सोल्यूशन। इसके हल कैसे निकलेंगे? कंसिस्टेंट सोल्यूशन निकलेंगे। कैसे निकलेंगे?
कंसिस्टेंट सोल्यूशन, दूसरा मिलेगा इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। अब सर ये क्या होता है बता, तो समझ लो 5-2 मिनट। तो जब नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया तो दो प्रकार की यहाँ वैल्यू आई, एक आई है कंसिस्टेंट सोल्यूशन, दूसरा आया इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। इसको मैं फिर से आपको प्रीवियस क्लास में लेके जाऊँगा, वही अपनी कौन सी क्लास में 11th-12th में भी था और हाई स्कूल में भी। दो क्वेश्चन दी गई थी, किसके सोल्यूशन हो सकते हैं किसके नहीं हो सकते हैं। आप लोग बोलते हो ये सॉल्व नहीं होगा भैया, गलत है ना, क्यों कैसे बताया आप लोग गलत। तो मतलब मैंने आपसे बोला किसी भी लीनियर इक्वेशन के, और लीनियर ना बोलकर हम लोग अब क्या वर्ड बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की एटलीस्ट वन वैल्यू एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट ओनली एटलीस्ट वन वैल्यू। इसी कोई इक्वेशन की अगर एक भी वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए, इसको सॉल्व करने पर या इसको सॉल्व करने पर एक वैल्यू आ जाए, ऐसी वैल्यूज को या ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, कंसिस्टेंट सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सोल्यूशन में एक वैल्यू आती है, अदरवाइज आर इनकंसिस्टेंट। जिसके सोल्यूशन सॉल्व नहीं होंगे उनको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन कहेंगे। ये बात समझ में आई। ये छोटे छोटे आर्टिकल्स किसी इंट्रेंस एग्जाम में ये सब आ जाते हैं। कंसिस्टेंट सोल्यूशन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। आपसे पूछा कि बताइए कंसिस्टेंट सोल्यूशन लगता है कैसे प्रूव करो, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट कैसे प्रूव करोगे कि इसके लिए जो कंपटीशन में होता है तो उसके लिए शॉर्टकट टिक चलती है, 1/A2 करके देखते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर हम लोग अपने वे पर देखेंगे, BSc के लेवल पर देखेंगे, यहाँ पर रैंक निकाल के देखेंगे, रैंक के हिसाब से देखेंगे, यहाँ पर कुछ और चीज़ें बनेंगी। ठीक है, तो पहले एक बार उसको राइट डाउन कर लो पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन। हाँ तो बच्चों ये बात सुनो जरा सब लोग। एक बार किसी ने ये नहीं बताया सर आपने ये कॉलम लिखा हुआ है ये उल्टा लिख दिया है ऐसे, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग समझ, लेकिन भावनाओं को समझो, गलत तो नहीं लिखा है ना, चीज़ें वही लिखी नहीं लिखी, बस उसको आगे पीछे कर दिया। और वैसे भी रो को कॉलम लिखेंगे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक, फिर भी गलत तो गलत होता है, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, उसी टाइम जब पढ़ाया गया तो उसी टाइम बताया गया, ये सही रहेगी, ठीक, क्लियर हो गया। अब इसके आगे जरा स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या है, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सर, ये जो सोल्यूशन और इक्वेशन पढ़ने वाले वो दो टाइप के होते हैं, कैसे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो आप सर हम ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे पहचानेंगे या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इनको समझते हैं। सिंपल वे पर अच्छे समझो। एक छोटा सा वर्ड बताते हैं, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कुछ और चीजें होती है, उनको जरा मुझे बताना पड़ेगा आप लोगों को आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के बारे में, कि समझाने पड़ेगा। एग्जांपल लेते हैं पहले, ठीक, एग्जांपल दो। मान लिया आपके पास लिखा हुआ x + y + z = 7, लिखा हुआ है 3x + 4y + = 8, ठीक है, x + y + -z = 1, ठीक है। छोटा इस वर्ड समझना, मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। एक मान लीजिए आपने अपने मन से एक मैट्रिक्स A बनाई, A की मैट्रिक्स यहाँ पर कितनी आ गई, 1 1 1 3 1 0 1 1 एंड -1, डन हो गई। ये जो B के कोफिशिएंट थे, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपने B की बनाई है, इसको मान के कॉलम मैट्रिक्स तरह 7 8 एंड 1, ये लिखा हुआ था, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, इन दोनों को क्या कर दिया जाए, कंबाइन करके लिख दिया जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब A ऑगमेंटेड B बराबर आपका बन जाएगा, इसीलिए इसको थोड़ा हमने इस फॉर्म से बनाया, थोड़ा समझ जाना। डॉट डॉट लिखा हुआ 1 1 1 3 1 0 1 1 एंड -1 ऑगमेंटेड टू दिस 7 8 एंड 1। मतलब एक मैट्रिक्स को दूसरे के साथ जोड़ दिया गया, अटैच कर दिया गया। तो ऐसी मैट्रिक्स को भी इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, ऐसे फॉर्म। तो अब ये क्या हो गया, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हो गई। कैसी मैट्रिक्स हो गई, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हो गई, ठीक। ऐसी मैट्रिक्स को लोग आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये चीज आपको निकालनी पड़ेगी क्वेश्चन में, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसकी रैंक अलग निकलेगी, इसकी रैंक अलग निकलेगी। ये रैंक क्या बताएगा, ये हम लोग को बताएगा रैंक ऑफ ए, और ये बताएगा रैंक ऑफ ए बी की।
अब ए आर्गुमेंटेड बी बोलो, या हम अगर जल्दी जल्दी बोलेंगे तो ए बी बोल देंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब ए और बी कंबाइंड में लिखे हुए ऐसे करके, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा, ए की अगर बात करें तो 3x3 का ऑर्डर है, और ए आर्गुमेंटेड बी की बात करें तो 3x4 का ऑर्डर है। तो वैसा रूल बनाएंगे हम लोग जिससे हम लोग क्वेश्चन आसान हो जाए, जिससे रैंक निकाल सकें। और रैंक निकालने का हम लोग यहाँ पर मोस्टली जो मेथड यूज करेंगे वो एहलन मेथड यूज करेंगे। वो यूज करेंगे एहलन मेथड, मैंने बताया था आपको, सॉरी एक्लॉन, एहलन बोलते हैं, एक्लॉन मेथड बोलते हैं। उस मेथड को हम लोग एक्लॉन में रो ऑपरेशन यूज कर रहे थे, और वही यूज करेंगे। नंबर ऑफ नॉन जीरो जितने बनाने वो बना लेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा है, डायरेक्ट समझना मजा आ जाएगा, ठीक। तो पहले थोड़ा सा और समझा दें कंसिस्टेंट के बारे में, फिर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल बताएंगे ताकि चीज़ें सारी क्लियर। अब यहीं पर आएगा, अब सॉल्व कैसे करते हैं, अब देखो, ठीक है। अब उन्होंने सॉल्व किया तो सबसे पहले 3 कंडीशनें बनी। इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू हो जाए रैंक नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड बी मैट्रिक्स के साथ, चलो ऐसे नॉट इक्वल टू आर्गुमेंटेड बी मैट्रिक्स, मतलब इसकी रैंक दोनों बराबर नहीं आती है। मान लीजिए दोनों बराबर क्या हो रही है, नहीं आ रही, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन मतलब होता है नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं है। क्लियर। आपसे क्वेश्चन पहला पूछा कि प्रूव दैट दीज क्वेश्चन आर इनकंसिस्टेंट, कैसे प्रूव करोगे, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी निकाल दो, नॉट इक्वल टू आ जाए तो क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट बन जाएगा। क्लियर। सेकंड नंबर, अब इसी में ना, इफ तो सेम कंडीशन में वैसे है, इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाए, रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी बन जाए, ए आर्गुमेंटेड बी बन जाए। तो अगर जब आर्गुमेंटेड बी दोनों बराबर हो जाते हैं तो 2 प्रकार की वैल्यू निकलती है, तो वैल्यू निकलेगी, मतलब कंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट भी 2 टाइप का होता है, एक की एक वैल्यू निकलती है, इसको यूनिक बोलते हैं, इसकी बहुत सारी वैल्यू मिलती है, इसको इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन बोलते हैं, मतलब मैनी सोल्यूशंस होते हैं। तो ये 2 प्रकार का बन जाता है। ये वह कैसा बन जाता है, ये 2 टाइप का बन जाता है। कैसा होता है ये 2 टाइप का, मतलब इसको अगर हम ओवरऑल थोड़ा सा ऐसे समझे, ये 2 टाइप का और बन जाता है। कैसे कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ, इसकी तरह बता दो, कंसिस्टेंट सोल्यूशन है। कैसा है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन, कंसिस्टेंट सोल्यूशन। इसके रैंक ऑफ ए बराबर हो जाएगा रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। अभी नंबर ऑफ अननोन या नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अननोन या नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ठीक, चाहे इसकी बात करो। अभी नंबर ऑफ अननोन क्या होते हैं, यहाँ कितने अननोन है, एक्स वाई जेड कितने हैं, कितने हैं, एक्स वाई जेड 3 ही तो है। नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, जिनकी वैल्यूज निकालनी होती है। इक्वेशन अगर एक्स और वाई में होती है सिर्फ, तो कितने नंबर ऑफ अननोन होते हैं, 2। नंबर ऑफ अननोन बोलो या नंबर ऑफ वेरिएबल्स बोलो। क्लियर हो गया। अब ये अगर तीनों बराबर हैं तो उसको बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे बेटा हम लोग इनको, यूनिक सोल्यूशन, मतलब इनका एक हल होगा, मतलब एक यूनिक सोल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट जरूर होंगे लेकिन यूनिक सोल्यूशन होंगे, जिनकी एटलीस्ट 1 सोल्यूशन होता है, एक हल हो सकता है। अगला नंबर, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी रहे बट लेस देन नंबर ऑफ अननोन। कैसा हो, लेस देन नंबर ऑफ अननोन, तो कंसिस्टेंट तो होगा ही होगा, ये तो पता है, लेकिन सोल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। कैसे सोल्यूशन होंगे बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, इनके हल बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो आपने यहाँ पढ़ा कि 2 टाइप के क्वेश्चन है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी अगर इक्वल है तो 2 प्रकार की वैल्यू निकलेंगी, मतलब 2 हल निकलेंगे। या तो एक आंसर निकल सकता है इसका यूनिक सोल्यूशन, या तो उसके बहुत सारे आंसर निकल सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक, ओके। और अगर दोनों बराबर नहीं है तो उसको इनकंसिस्टेंट बोली, सिंपल, ये तो हो गया। लेकिन इसमें थोड़ी सी जो समझना है, ये दोनों बराबर होंगे और अगर वो अननोन के इक्वल है तो यूनिक है, अगर अननोन के इक्वल नहीं है, लेस है, कम है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पर ये बोलेंगे, ठीक। एक बात, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं
एक्स वाई जेड के इंडिपेंडेंट वेक्टर होते हैं या इंडिपेंडेंट वैल्यूज होती हैं, कितनी होती है, n माइनस आर प्लस 1 होती है। किसके लिए? ओनली फॉर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर जो होते हैं वो n माइनस आर प्लस 1 होते हैं। आपको सर ये n क्या है? नंबर ऑफ नोन। r क्या है? रैंक। 1 क्या है? 1 ऐसे ही लिखा हुआ, उसको हम आपको पालना है। पहले हम आपको क्वेश्चन उसको आपको लिखवा देंगे, लेकिन अभी नहीं, एक क्वेश्चन बनाएंगे तो उसको बोले राइट डाउन करो, तो मैं एक क्वेश्चन बताऊँ, बहुत गजब क्वेश्चन। स्टार्ट करो। चलिए, हाँ, तो ये क्वेश्चन देखिए बच्चा, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 2, 4x प्लस 3y इक्वल टू 7 एंड x माइनस 2y इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ कर दो। क्या इस कंसिस्टेंट शो करना है? अरे बिल्कुल सिंपल, पहले तो रैंक निकालनी पड़ेगी आप लोग को। तो सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल रैंक ऑफ ए निकालो। पहले ए मैट्रिक्स तो बनाओ, तो कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बनती है, तो ए के कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनाओ। पहले क्या बनने वाली है देखिएगा, 1 1 4 3 1 माइनस 2। इसको क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ गया, एक बार क्वेश्चन एकदम क्लियर करने के लिए। ठीक, अब इसकी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगी? मैं सिंपल से आपसे बात पूछ रहा हूँ, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स अगर मैं आपसे कहता हूँ ए आर्गुमेंटेड बी क्या होगा, बताइए कितना होगा? 1 4 1 1 3 माइनस 2 ऑगमेंटेड टू दिस 2 7 1। अगर सिर्फ मैं रैंक एक ही सिर्फ ए मैट्रिक्स की बात करूँ तो इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2 का ऑर्डर है। क्या ऑर्डर होता है यहाँ पर इसका? 3 क्रॉस 2 का ऑर्डर है। ये ऑर्डर किसका है? 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर वो बन गया। अब मैंने आपसे ये बोला था कि आप दोनों की रैंक को निकालो। अगर मैं इसकी बात करूँ तो रैंक ऑफ ए कितना आएगा? रैंक ऑफ ए इक्वल टू हो जाता है लेस देन मिनिमम नंबर ऑफ लेस देन और इक्वल टू मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम 3, 2। तो रैंक आपके अगर फाइंड आउट करें तो लेस देन इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया इसके। और मैंने आपसे कहा था जब ऐसा कुछ देखते हैं तो मैं आपको देखता हूँ उसका एटलीस्ट 1 माइनर नॉन जीरो। अगर एक माइनर भी देखा देखो तो नॉन जीरो आ रहा है, तो उसको बार बार इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है कि आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आपको अच्छे से समझाया है, ज़्यादा नहीं है, मुझे बार बार आपको समझाया। अब इसके बाद अब इसकी रैंक निकाल लो। रैंक निकाले इसका मॉड निकालना पड़ेगा। 3 क्रॉस 3 क्या रूल बताया था मैंने? 3 क्रॉस 3 का रूल क्या होता है? मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 देन रैंक 3 इक्वल टू 0 देन रैंक लेस देन 3 3 हो जाएगी। अब इसका आपने मॉड ले लिया, मतलब डिटर्मिनेंट ले लिया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी। अब इसका अगर डिटर्मिनेंट लिया जाए तो डिटर्मिनेंट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा समझने के लिए बता दिया ऐसे करके, ध्यान रखिए। 1 1 2 4 3 7 1 माइनस 2 1। अच्छा, जो ये मैंने यूज किया ये डॉट डॉट डॉट, ये सिर्फ ये इंडिकेट करता है ये अलग है, ये मैट्रिक्स को अलग कर रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो वो 1 हुआ, साथ में कितना आया? देखो ये क्या, ये क्या, अगला क्या आएगा? 2। ठीक, अब बताया वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्या आ गया? 42। कितना? अच्छा मल्टीप्लाई करा रहे हैं 17। ये क्या बच्चा? माइनस का 3 तो प्लस का 3 हो गया। ये क्या हो गया? 11 और 11 टू माइनस का 22 हो गया। यहाँ वैल्यू क्या आ गई है बेटा? देखिए 20 माइनस 22 इक्वल टू आया माइनस का 2। यहाँ जो वैल्यू आएगी ए आर्गुमेंटेड बी बराबर, ये जो वैल्यू आई इसका मॉड नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के लिए किसी भी रैंक की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है, उसकी रैंक कितनी होती है? फिर वही जाती है सेम। बताया नहीं बताया था? सो रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी इक्वल टू आपस क्या आ गया? 3। ये बताया नहीं बताया था आपको पिछली क्लास में ही? तो पिछली क्लास में बताया, समझा। अब बताओ क्या रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी के बराबर आ रहा है? क्या लिखना पड़ेगा? रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी, सो inconsistent. Their solution are, their equations are, their solution inconsistent.
दैट्स मीन नो सोल्यूशन। आज की क्लास में आपको इतना ही। एक क्वेश्चन मैंने बताया, क्लास बताई अच्छे से, ऐसे ऐसे करके आपको टर्म बाय टर्म वीडियो बनाते जाएंगे, आपको भेजते जाएंगे। एक बहुत अच्छी सी क्लास का बहुत बढ़िया सा टॉपिक आपको बताया है कि आपको ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक, आज के इतना ही। बाय बाय क्लास, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।